बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कैपिटल वन टीवी की स्क्रीन से एक बार फिर खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ आलिया कैसर। आज गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं और एक बार फिर हम बात करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के मुकम्मल होने के बाद जो रिजल्ट्स के हवाले से सबसे अहम सवाल था, मुख्तलिफ जो हल्के हैं यानी जो नशिस्तें मुख्तलिफ रहीं उन पर होने वाले इंतखाबात के जो रिजल्ट्स हैं वो क्या हैं, और नोटिफिकेशन का इंतज़ार किया जा रहा था बाकायदा तौर पर कि कब इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन जो है उसको जारी किया जाएगा, जो फाइनली जारी कर दिया गया है। आज उसके हवाले से हम बात करेंगे। आपको बता देते हैं कि किन किन जो उम्मीदवारान हैं उनके नाम नोटिफिकेशन जो है वो सामने आया है, और फिर उसके बाद हम कुछ बात करेंगे इस वक्त की जो सूरत हाल है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर की उस पर भी, और फिर जाहिर है कि वज़ीर आला की दौड़ में शामिल जो लोग हैं उनके हवाले से एक अहम ख़त जो वज़ीर आज़म को लिखा गया है, वज़ीर आज़म इमरान खान के ऐवानों तक उसकी गूंज कैसे पहुंच रही है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो नोटिफिकेशन हमारे सामने इस वक्त आया है इलेक्शन कमीशन GB की जानिब से, इस नोटिफिकेशन के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो सबसे पहले GB1 यानी गिलगित 1 की हम बात करते हैं। इस वक्त 15 नवंबर को जो इंतखाबात हुए थे उनके रिजल्ट्स हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। 15 नवंबर 2020 को 23 नशस्तों के लिए या 23 हलकों में जो है वो इंतखाबात हुए, और एक नशस्त यानी हल्का 3 की जो नशस्त थी सईद जाफर शाह की वफ़ात की वजह से इंतखाबात डिले हुए, और हल्का 3 की नशस्त जो है उसमें इंतखाबात 22 नवंबर को उनका इनेकाद किया गया। जो नशस्त अगेन PTI ने जीती, सैयद सुहेल अब्बास जो हैं वहाँ से जीतने में कामयाब हुए इस नशस्त को। दूसरी जानिब अगर हम बात करते चलें तो यकीनन 33 नशस्तों के लिए इंतखाबात होते हैं। मखसूस नशस्तें 3 टेक्नोक्रेट और 6 ख़वातीन की होती हैं, और बाकी जो 24 नशस्तें हैं उन पर डायरेक्ट इंतखाबात होते हैं, जिनके रिजल्ट अब हम आपके साथ बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन का जो गिलगित बल्तिस्तान से नोटिफिकेशन सामने आया हम शेयर करने जा रहे हैं। सो GB1 की बात करते चलें यानी गिलगित 1 की, तो यहाँ से कामयाब होने वाले जो उम्मीदवार हैं उनकी हवाले से हम आपको बताते चलें। अमजद हुसैन यहाँ से कामयाब हुए, जो नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर सामने आया है गिलगित बल्तिस्तान में, ख़ास तौर पर जो इलेक्शन कमीशन है उनकी जानिब से। और अमजद हुसैन के बारे में हम वाकिफ़ हैं अच्छे तरीके से कि इनका ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, इनके फादर नेम जो बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन सामने आया है इलेक्शन कमीशन GB की जानिब से, आपको बताते चलें कि अज़ुर खान इनके वालिद का नाम है। इसी तरीके से GBA2 से कामयाब होने वाले यानी गिलगित 2 से कामयाब होने वाले जो उम्मीदवार हैं वो फ़तेहुल्लाह खान हैं, और इनके वालिद का नाम जो है वो मोहम्मद नसीम खान है। फ़तेहुल्लाह खान या हल्का 2 के हवाले से अगर हम बात करते चलें तो हल्का 2 के हवाले से हम बड़े अच्छे से वाकिफ़ भी हैं कि यहाँ पर जो इंतखाबात हैं उनके बाद जब पोलिंग हुई तो उस पर रिज़ल्ट्स के सामने आने पर काफ़ी वावेला भी मचाया गया। अगर हम सिर्फ कल की ही बात करते चलें तो वहाँ पर जो जलाओ घेराव तोड़ फोड़ की गई, फ्रांसिक जो है वो टेस्ट करवाने की बात की गई, उसके रिज़ल्ट्स आने तक का वेट करने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुतालबा सामने आए। वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं उनकी जानिब से एतराज़ खासा ज़्यादा बुलंद किया गया। फिर उसके बाद जो कल की सूरत हाल रही, वहाँ पर बाकायदा तौर पर जो फायर ब्रिगेड है वहाँ मौजूद रही, जो जलाओ और घेराव की सूरत हाल थी, जो शहर का अमन था, गाड़ियों को नजर आतिश किया गया, अमलाक को नजर आतिश किया गया गुज़श्ता रोज़। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम आज की बात करते चलें तो जो नोटिफिकेशन हमारे सामने आया है हल्का 2 से फ़तेहुल्लाह खान साहब जो हैं वो वहाँ से कामयाब करार पाए हैं। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक GBA4 नगर के 1 से अगर हम बात करते चलें बल्कि GBA3 की बात करते चलें, चूँकि इसका जिक्र हमने प्रोग्राम के शुरू में कर दिया। यहाँ पर इंतखाबात डिले हुए, 22 नवंबर को इंतखाबात हुए, रिजल्ट सामने आ गए हैं। सैयद सुहेल अब्बास यहाँ से कामयाब होने में कामयाब रहे, और इनके वालिद साहब सईद जाफर शाह हैं जिनके हवाले से हमने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में भी जिक्र किया, पार्टी के सदर भी रहे और काफ़ी ज़्यादा इनकी खिदमत रहीं पार्टी के लिए। GBA4 नगर 1 की बात करते चलें तो अमजद हुसैन आज़ुर खान इनका नाम, ये यहाँ से कामयाब हुए, और अमजद हुसैन जो हैं वो बैक वक्त 2 हलकों से कामयाब होने वाले उम्मीदवार भी हैं। बड़ी कामयाबी इनकी जो है ये देखी जा रही है इस हवाले से। आगे अगर हम बात करते चलें तो GBA5 नगर 2 जावेद अली मनवा यहाँ से जो हैं वो कामयाब हुए, मोहम्मद अली इनके वालिद का नाम है। और आगे बढ़ते हैं GBA6 यानी हुंजा की बात करते चलें तो बैदुल्ला बेग यहाँ से कामयाब हुए, और हफीज़ुल्ला बेग इनके वालिद का नाम है। इसी तरीके से GBA7 से यानी स्कर्दू 1 से अगर हम बात करें तो जो नोटिफिकेशन हमारे सामने है इलेक्शन कमीशन GB का, यहाँ से राजा मोहम्मद ज़करिया ख़ान मकपून जो हैं वो कामयाब हुए हैं, और हातिम खान इनके
والد کا نام ہے۔ GBA 8 اسکردو 2 کی بات کرتے چلیں تو محمد کاظم حاجی ایم علی کے بیٹے ہیں، یہ یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں۔ GBA 9 اسکردو 3 وزیر سلیم یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں، اور وزیر محمد صادق ان کے والد کا نام ہے۔ GBA 10 کی بات کرتے چلیں اسکردو 4 کی، تو یہاں سے ناصر علی خان راجہ عبداللہ جان کے بیٹے کامیاب رہے ہیں۔ اور GBA 2 کی بات کرتے چلیں یعنی کھرمنگ کی بات کرتے چلیں، GBA 11 کی بات کریں اور کھرمنگ ہے جی، یہ سید امجد علی یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں، سید مبارک علی شاہ ان کے والد کا نام ہے۔ اسی طریقے سے گلگت بلتستان حلقہ 12 کی بات کرتے چلیں ہم یعنی شگر کی، تو یہاں سے راجہ ایم اعظم خان جو ہیں وہ جو کہ محمد علی شاہ کے بیٹے ہیں وہ یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں۔ GBA 13 یعنی 13 جو حلقہ ہے گلگت بلتستان کا استور کا پہلا جو حلقہ ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے، یہ خالد خورشید یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں اور محمد خورشید خان ان کے والد کا نام ہے۔ GBA 14 اگر ہم بات کریں استور 2 ہے یہ، اور شمس الحق لون جو ہیں وہ یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں، عبد الرحمن ان کے والد کا نام ہے۔ GBA 15 کی اگر ہم بات کرتے چلیں دیامر 1 جو کہ کاؤنٹ ہوتا ہے، اور دیامر بھی ایک بڑا ڈسٹرکٹ ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ 3 ڈسٹرکٹ پر جو ہے وہ اس وقت تقسیم ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے ہم بات کرتے چلیں، اور اس میں دیامر جو ہے وہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت اور بلتستان جو ڈویژن ہیں ان پر مبنی ہے گلگت بلتستان۔ بہرحال یہاں سے اگر ہم بات کرتے چلیں شمس الحق لون جو ہیں وہ 14 نمبر حلقے سے جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں، گلگت بلتستان کے استور کا یہ دوسرا حلقہ بنتا ہے، اور عبد الرحمن جو ہیں وہ ان کے والد کا نام ہے۔ GBA 15 یعنی گلگت بلتستان کے حلقہ نمبر 15 کی بات کرتے چلیں دیامر کا یہ پہلا حلقہ ہے، حاجی شابیگ یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں اور حاجی عبد الشکور ان کے والد کا نام ہے۔ اسی طریقے سے ہم اگر GBA 16 یعنی 16 کی بات کرتے ہیں دیامر 2 محمد انور یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں۔ GBA 17 کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو رحمت خالق عبداللہ خان کے بیٹے یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں، دیامر 3 ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے گلگت بلتستان کا حلقہ نمبر 18 اور دیامر کا چوتھا گلبار خان یہاں سے، گلبر خان جو ہیں وہ یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں، عبد القادر ان کے والد کا نام ہے۔ اور گلگت بلتستان کا 19واں حلقہ غزر جو ہے وہ 1 آتا ہے، نواز خان حیات خان ان کے والد کا نام ہے۔ اسی طریقے سے جی اگر ہم بات کرتے چلیں تو گلگت بلتستان حلقہ نمبر 20 غزر 2 نذیر احمد جو ہیں وہ یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں، نیت ولی خان جو ہیں ان کے والد کا نام ہے۔ اور 21 حلقے کی ہم بات کرتے چلیں جو کہ غزر کا تیسرا بنتا ہے، غلام محمد یہاں سے کامیاب ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے علی جان کے یہ بیٹے ہیں۔ اگر ہم گلگت بلتستان کے 22ویں حلقے کی بات کرتے چلیں تو گانچے 1 مشتاق حسین محمد تقی ان کے والد کا نام ہے۔ اور پھر GBA 23 یعنی 23واں حلقہ جو ہے گلگت بلتستان کا گانچے 2 ہے، عبد الحمید یہاں سے کامیاب ہوئے، عبد الرحمن کے بیٹے ہیں۔ اور اسی طریقے سے گلگت بلتستان کا جو حلقہ نمبر 24 ہے گانچے 3 وہاں سے محمد اسماعیل حاجی جو راضی ہیں ان کے بیٹے ہیں یہ، اور یہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اس طرح سے 24 حلقوں کے جو رزلٹس ہیں وہ ہمارے سامنے لائے گئے ہیں۔ اس وقت الیکشن کمیشن کی جانب سے باقاعدہ طور پہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اس کا جاری کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چونکہ ظاہر ہے کہ کامیاب امیدواران جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں، 3 ڈویژن یا 10 اضلاع جو ہیں گلگت بلتستان کے، اس سے انتہائی اہم لوگ ہیں جن کے نام ہمارے سامنے آئے ہیں، اور جب ہم ان لوگوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یقیناً ان میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ خاصے تجربہ کار بھی ہیں، اور ان کے تجربے کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو یقیناً ان کے تجربے کی روشنی میں آنے والے وقت میں ان کو جو مختلف منصب ہیں وہ سونپے جائیں گے۔ اس وقت کی صورتحال پہ بھی تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں۔ آج دن کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں چونکہ سچویشن خاصی انٹرسٹنگ ہو چکی ہے، PTI جو ہے وہ واضح طور پر چونکہ آزاد امیدواران بھی ان کے ساتھ آ چکے ہیں تو ایک واضح اکثریت میں ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ اس وقت اگر ہم بات کرتے چلیں تو جو بلتستان ہے اس کی تقریباً 9 میں سے 8 لوگ ہیں جو کہ اس وقت گورنر ہاؤس میں موجود ہیں۔ اوورآل اگر ہم بات کرتے چلیں تو گلگت ڈویژن کی جو 9 میں سے 5 سیٹیں ہیں وہ PTI کے پاس ہیں۔ اسی طریقے سے دیامر ڈویژن کی بھی 6 میں سے 4 نشستیں ہیں جو کہ PTI کے پاس ہیں، اور پھر گلگت بلتستان کی بھی اگر ہم بات کرتے چلیں تو بلتستان ڈویژن کی جو ہے وہ بھی ایک بڑی تعداد اس وقت 9 میں سے جو ہے وہ 8 اس وقت جو ہے وہ PTI کے پاس ہے۔ تو اوورآل اگر ہم بات کریں تو اس وقت وزیر اعلیٰ کون ہونا چاہیے اور مختلف وزارتیں کس کو سونپی جانی چاہیے، یہ سب سے اہم سوال اور دوڑ بھی ہے۔ گورنر ہاؤس اس وقت کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، نہ صرف وہاں پہ وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور موجود ہیں، PTI کے دیگر عہدیداران موجود ہیں، بلکہ باقاعدہ طور پر بلتستان سے ایک خط وزیر اعظم کو لکھا گیا ہے جس میں اس بات کی مانگ کی گئی ہے کہ جو اگلا وزیر
आला होगा उसको बल्तिस्तान डिवीज़न से ही होना चाहिए, क्योंकि उसने PTI की कामयाबी में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। देखना यह है कि PTI क्या इस हवाले से यही फैसला लेती है और क्या आने वाला जो वज़ीर आला है वो बल्तिस्तान से ही होगा, क्योंकि कई अहम नाम हैं जो कि सामने आ रहे हैं। अगर हम हल्का 2 के हवाले से बात करते चलें तो वहाँ से जीतने वाले जो उम्मीदवार हैं फ़तेहुल्लाह, उनको भी ख़ासा कामयाबी की निगाह से देखा जा रहा है। लेकिन अगर हम उनके अलावा बात करते चलें तो यकीनन दामिर इंतहाई अहमियत का हामिल जो है वो डिस्ट्रिक्ट है। खालिद खुर्शीद साहब का नाम जो है, चूँकि उनकी माजी के हवाले से भी देखा जाए और उनकी जो खिदमात हैं उनको देखा जाए और उनकी शख्सियत को देखा जाए तो खालिद खुर्शीद जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आला की दौड़ में खालिद खुर्शीद काफ़ी मजबूत कैंडिडेट के तौर पर सामने आ सकते हैं। और दूसरी जानिब अगर हम बात करते चलें तो राजा आज़म को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि कई लोगों का मानना यह है कि ये वज़ीर आला के लिए इंतहाई मुनासिब नाम हो सकता है, क्योंकि ये पहले भी 3 बार जो है वो असम्बली में रह चुके हैं, गिलगित बल्तिस्तान की या GB की जो लेजिस्लेटिव असम्बली है उसमें, और अगर उनको मुंतखब किया जाता है तो ये ज़ाहिर है अब तो उनकी ये 4थी टर्म होगी और वज़ीर आला के लिए कहा यह जा रहा है कि उनके पास तजुर्बा काफ़ी है। इसी तरीके से शम्स लोन का नाम भी सामने आ रहा है और कई दीगर और अफराद हैं जिनके नाम जो हैं वो लिए जा रहे हैं कि वो खासे मजबूत कैंडिडेट हो सकते हैं वज़ीर आला के हवाले से। बहरहाल जी आपको बताते चलें, इस पर बात करने के लिए अहम जो वजारतें हैं, अहम जो मनसब हैं, उनकी तकसीम के हवाले से भी एक बड़ी तादाद में लोग इस वक्त गवर्नर हाउस में मौजूद हैं और वहाँ से हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो सोर्सेज और ज़राए हैं वो हमें अपडेट कर रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। देखना यह है कि गवर्नर हाउस में एक बड़ी तादाद में बल्तिस्तान से जो लोग मौजूद हैं, मज़ीद लोग भी अब वहाँ का रुख कर रहे हैं, वफाकी वज़ीर भी वहाँ पर मौजूद हैं, जिसका मतलब यह है कि PTI बहुत जल्द अपनी क़यादत जो है वो उसका इंतखाब करने जा रही है। मुख्तलिफ जो वजारतें हैं उनकी तकसीम से लेकर वज़ीर आला और अहम ओहदे जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान में इन्हीं दिनों में फाइनलाइज़ किए जाएंगे, जिन पर हम आपको अपडेट भी करेंगे। आने वाले यकीनन 1-2 दिन जो हैं वो इस हवाले से इंतहाई अहमियत के हामिल रहेंगे। आज दिन के हवाले से अभी तक की अपडेट ये थी कि नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर 24 हल्कों का सामने आ गया है, जिसके बाद PTI वाज़े तौर पर मजबूत जमात के तौर पर सामने आ रही है और एक बड़ी तादाद में PTI में कौन से उम्मीदवारान हैं कि जो कि वज़ीर आला के लिए पसंदीदा करार दिए जा रहे हैं या उस हवाले से बात की जा रही है। तो दूसरी जानिब अहम वजारतें किसको मिलनी चाहिए उस पर भी एक तवील बातचीत जो है वो गवर्नर हाउस में जारी है। वहाँ से मजीद जो अपडेट्स हम तक आती रहेंगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।